Yes, a very good morning to all of you. Today we are going to see the last part of potentiometer, that is last use of potentiometer, that is to find internal resistance of a cell. Okay, so what we are going to study today is to find internal resistance of a cell, ठीक, using a potentiometer. ठीक है, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके हाउ कैन वी फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, दैट इज what we are going to study in today's class. Okay, we will do few numericals also. So first of all, तो इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है किसी भी सेल का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डेवलप अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर. पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइमरी सर्किट. तो फटाफट प्राइमरी सर्किट बना देते हैं. क्या था, ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर वायर. दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर. ये ध्यान रहे कि पोटेंशियोमीटर वायर का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखेंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखेंगे. उसके लिए रेसिस्टिविटी हमें पता होती है, उसके लिए रेसिस्टेंस उसका हमें पता होता है, ठीक, उसकी लेंथ हमें गिवन होती है. तो ये सारी चीज़ें हमें उस वायर के लिए नोन होती हैं. ठीक, अब ये वायर ए बी हुआ, इसकी टोटल लेंथ मान लीजिए L है, कैपिटल L. ठीक, अब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप करना है, तो एक ऑक्सिलरी बैटरी लगाएं. ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जिसका EMF है E. ठीक, करंट चाहिए हमें इस सर्किट में, इसलिए एक यहाँ पर अमीटर लगाएं. एक की लगाई, एक अमीटर लगाया, और ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट. ठीक, इस प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक, ये एक अमीटर है, ये ऑक्सिलरी बैटरी है. ठीक, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है. ठीक है, यहाँ पर ये है की के, और या यूँ कहिए कि इसको K1. ठीक है, और ए है आपका अमीटर, जिससे आप उस सर्किट का करंट मेजर कर सकें. ठीक है, चलें आगे. अब देखिए, अब यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट बनाना है, जिसमें कि टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं. इसको पहले तो सर्किट बना लें. तो जिस सेल का आपको इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पहले तो उस सेल को लगा दे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाकी सेल्स को लगाते थे, कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो उनका भी पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट पर ही कनेक्ट होगा. ठीक, तो हमें एक सेल हमने ले लिया, ये लो मान लो जी एक सेल है ये, इसका EMF E1 मान लिया. ठीक, यहाँ तो ठीक है, ये वो सेल जिसका हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पर आप पर अभी तो इसको ऐसे लिखिए. ठीक, और यहाँ से इसी के पैरेलल हम एक लगाएंगे रेसिस्टेंस बॉक्स. आप इसको ऐसे बनाने की बजाय रेसिस्टेंस ही बना लें, इट विल बी मच बेटर. एक रेसिस्टेंस R हम यहाँ लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे कोई की, और अब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे यूजिंग अ, इस पे हम गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से गया पॉइंट जॉकी में. ठीक है, ये क्या है, ये रेसिस्टेंस R, ये की K2, गैल्वेनोमीटर और जॉकी. यानी सर्किट कैसा बनेगा, जिस सेल का आपको EMF निकालना है उसके पैरेलल में आप एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, जिसमें से कि आप रेसिस्टेंस की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं. ठीक है, इस यहाँ पर हमने R कहा है, लेकिन वहाँ पर जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो बेसिकली ये होगा क्या, दिस विल बी अ
रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस बॉक्स होगा। तो अब इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी K1 को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे कि K1 को क्लोज करेंगे ताकि प्राइमरी सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो, ठीक। और प्राइमरी सर्किट के बारे में कल भी आपको बताया था कि प्राइमरी सर्किट से हम K निकालते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो कितना होता है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, या यहीं से हम कह रहे थे I इंटू, वेट अ मिनट, इट शुड बी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं होता है, ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जो कि इक्वल टू था I इंटू आर पर यूनिट लेंथ, जहाँ से हमने निकाला था I रो L बाय ए, यहाँ L था और रो L बाय ए रेसिस्टेंस की जगह रखा, ये कैंसिल, तो नया फॉर्मूला आपके पास बन गया I रो बाय ए, ठीक है। ये तो हुई K की बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास, आपको करंट निकालना होता है प्राइमरी सर्किट में। तो प्राइमरी सर्किट में करंट कितना होगा, करंट होगा E ओवर, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रेसिस्टेंस भी लगाया था, वो भी लगा लीजिए आज भी, ठीक। यहाँ पर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाया था, या यूँ कह दिए कि एक रियोस्टैट लगाया था, ठीक है। तो E ओवर इस वायर का रेसिस्टेंस है R प्लस रियोस्टैट का रेसिस्टेंस RH, तो ये था आपके पास टोटल करंट। ये E क्या था आपके पास, I इज इक्वल टू E AMF ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी या वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक। यहाँ से हम I निकाल रहे थे, क्लियर। तो अब बात करें आगे की, यानी अब इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक। अब उसको निकालने के लिए क्या करना है, व्हेन की K2 इज ओपन, क्या, जब की K2 ओपन रहेगी, ठीक, कि K2 को हम ओपन रखें, और अब हम क्या करें, यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करें। जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड नहीं करना है, उसको टच करा के हम क्या देखें कि इसका नल पॉइंट फाइंड आउट करें, ठीक। मान लेते हैं नल पॉइंट आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल इन द लेंथ L1, ठीक। किस लेंथ पे मिल जाता है, ऑन लेंथ L1, ठीक है। लेंथ L1 पे आपको क्या मिल रहा है, बैलेंसिंग लेंथ। किस केस में, जब आपने की K2 क्लोज नहीं की है, तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट आएगा, इधर जा रहा है, वो तो प्राइमरी सर्किट का करंट है। कितना करंट है, E ओवर R प्लस RH। अब क्या करंट यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई इधर तो नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट ही ऐसा चूज़ किया जो कि नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो कोई करंट नहीं जा रहा, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये पाथ देखो, ये वाला पूरा पाथ किस में है, ये सारी चीज़ें सीरीज़ में है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तभी तो करंट इधर नहीं आएगा, जाएगा तो नहीं, ठीक। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हमने सेट ही ऐसे किया है कि हमें नल डिफ्लेक्शन चाहिए, वहाँ पर करंट नहीं चाहिए, और करंट नहीं है, अगर यहाँ तक करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ भी करंट नहीं है, ठीक। और यहाँ करंट नहीं है, इसका मतलब इस पाथ में करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन की K2 इज ओपन, इन दैट कंडीशन K इंटू L1 क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L1, वो किसके इक्वल होगा, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके इक्वल होगा, E1 के इक्वल, उसी के साथ तो बैलेंस कर रहा है, ठीक। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो पोटेंशियल ड्रॉप इसके साथ बैलेंस हो रहा है, तभी तो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक। यहाँ ये जितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ये भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, K इंटू L1 विल बी इक्वल टू E1, ठीक। ये बिल्कुल कल वाले जैसा ही है। अब एक बात और बताओ, क्या इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है, क्या ये सेल अपना करंट बाहर दे रहा है, नहीं दे रहा,
दे रहा होता तो जाता ना कुछ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, इसको चांस ही नहीं मिला कि ये अपना करंट दे पाए। यानी इस कंडीशन में जो सेल E1 है, दिस इज इन ओपन सर्किट, वो करंट फ्लो नहीं करा रहा है सर्किट में, इसलिए वो क्या है, उसका है वो ओपन सर्किट है और ओपन खुले हुए हैं उसके टर्मिनल्स, और यूँ मान सकते हैं कि ये क्या है, EMF ऑफ दिस सेल। E1 क्या है, इस सेल का EMF। ठीक भाई, ये कोई करंट थोड़ी फ्लो करा रहा है। अब ये यहाँ से अपना करंट इधर फ्लो कराना चाहे तो की K2 तो आपने ओपन कर रखी है, ओपन कर रखी है तो पाथ ही पूरा नहीं है, तो करंट फ्लो कैसे होगा? सर्किट ब्रेक है बीच में, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये अपना कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा है, दिस इज ऑन ओपन सर्किट, ये ओपन में है, इसलिए K इंटू L1 इज इक्वल टू E1, और ये क्या हो गया इसका EMF। ठीक, नाउ व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, क्या, जब की K2 को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, कि K2 को क्लोज करने पर क्या होगा, ये कर दी क्लोज, हमने बंद कर दी, यानी अब ये कनेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब हमने की K2 क्लोज कर दिया और अब हमने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखी, तो कुछ डिफ्लेक्शन आई, हमने उसको फिर से एडजस्ट किया, उस पोटेंशियोमीटर वायर पर अलग अलग जगह पर टच करके फिर से नल पॉइंट फाइंड आउट किया, और फिर से नल पॉइंट मान लीजिए आपको मिलता है यहाँ पर, ये आपका गैल्वेनोमीटर, दिस इज जॉकी, और यहाँ से मान लीजिए कि आपको नल पॉइंट मिलता है यहाँ। लेंथ कम ही मिलेगी आपको, पहले जो मिल रही थी उसकी लेंथ से कम ही मिलेगी आपको लेंथ, ये ध्यान रखना। ठीक, इसको मैं कह देती हूँ जॉकी J'। ठीक, और ये लेंथ है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है L2। ठीक, ये जॉकी J', और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है, L2। ठीक, लेंथ L2 कम ही मिलेगी, उसका कारण भी अभी बताती हूँ। देखो, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, की K2 को क्लोज कर दिया और अब हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करी या नल डिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट फाइंड आउट किया इस पे पोटेंशियोमीटर वायर पे, तो इस J' पॉइंट पर, या यूँ कह लीजिए कि इस पॉइंट पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिला और ये लेंथ है L2। ठीक, लेकिन इस कंडीशन में हमने की K2 क्लोज कर दी, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम है, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ से तो कोई करंट नहीं आ रहा। लेकिन ये पाथ, ये यहाँ पर सर्किट क्लोज हो गया, तो अब ये सेल अपना कुछ करंट फ्लो करा देगा इस पाथ में, वो करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ नल डिफ्लेक्शन है, वो पाथ इसी पाथ में फॉलो हो, वो जो करंट है वो इसी पाथ में घूमता रहेगा। जैसे यहाँ घूम रहा है, यहाँ पर भी तो करंट घूम रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक, और इधर भी नहीं जाने दे रहा है क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब यहाँ अलग करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ अपना एक अलग करंट फ्लो हो रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो E1 वाली जो सेल है, ये सेल बाद में जो बैलेंस कर रहा है वो इसका कौन सा पार्ट बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर इसका टर्मिनल EMF बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब सेल में से करंट ड्रॉ किया जा रहा है। और हमने जब डेफिनेशन लिखी थी टर्मिनल वोल्टेज की, तो हमने क्या कहा था, टर्मिनल वोल्टेज और EMF में अंतर क्या बताया था? यही कहा था कि EMF वो होता है जब सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, दैट इज EMF ऑफ दैट बैटरी। एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या कहा था? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एट दैट टाइम द potential difference across the terminals of the battery, that is known as terminal potential। ठीक, तो अब यहाँ पर करंट ड्रॉ हो रहा है, तो अब कौन सा पोटेंशियल वो होगा, बैलेंस होगा, तो अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस होगा। ठीक, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल V मान लेते हैं V है, वो किसके इक्वल होगा? K इंटू L2। किसके इक्वल होगा? K इंटू L2 के इक्वल, वही इसी से आ गया। ठीक, अब यहाँ तक तो क्लियर। अब जो आपको फॉर्मूला इंटरनल रेसिस्टेंस का फाइंड आउट करवाया था, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर इंटरनल
रेसिस्टेंस का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? तो अगर ध्यान हो आपको तो इंटरनल रेसिस्टेंस R was equal to E by V minus 1 into R। कुछ ये था भाई, E तो क्या था उसका टर्मिनल EMF, V था वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, R था जो हमने रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाया था। ठीक, ये था। तो इसको अब हम सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। पहले फटाफट से लिख लें। जहाँ पर हमने ये R क्या है, हमने इस रेसिस्टेंस बॉक्स में से R रेसिस्टेंस निकाला हुआ है, वो रेसिस्टेंस है R। ठीक है, यहाँ पर तो आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ लगाया क्या जाता है, एक रेसिस्टेंस बॉक्स। हमने उस रेसिस्टेंस बॉक्स में से जितना रेसिस्टेंस निकाला है उसी को हम क्या कह रहे हैं, R। ठीक है, तो हो गया आपका यहाँ तक, फटाफट लिख लें। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इसके आगे देखिए, तो यहाँ से E1 बाय V, ठीक, ये E1 बाय V की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर भी EMF क्या है, सेल का EMF है E1। ठीक, तो E1 बाय V क्या आएगा, तो E1 बाय V विल बी इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, L1 बाय L2, L1 बाय L2, यानी ये ध्यान रखना कि L1 ग्रेटर लेंथ होगी और L2 स्मॉलर लेंथ होगी। क्यों, बता सकते हैं, बिल्कुल भाई, ये EMF है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में से ज़्यादा कौन होता है, EMF होता है कब, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो या सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। तो यहाँ तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए E माइनस IR होगा ये V। ठीक है, तो कुछ कम होगा, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ भी आपको कुछ कम मिलेगी। ठीक, तो E बाई V की वैल्यू आपके पास आ गई L1 बाई L2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस R विल बी इक्वल टू E1 बाई V इज L1 बाई L2, तो लिख देते हैं L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है, E1 सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस R विल बी इक्वल टू, अब आपको बैलेंसिंग लेंथ L1 L2 आप निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस जो पैरेलल में आपने लगाया है उसका आपको पता है, आप ही रेसिस्टेंस बॉक्स में से निकाल रहे हैं, और इंटरनल रेसिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद एन एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है, इससे आगे की बात करते हैं अब। ठीक है, एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको और क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक, प्रैक्टिकल्स में ये बात ध्यान रखना, जो जो पॉइंट्स यहाँ बताए हैं वो आप ध्यान रखेंगे। एक बात और आपके लिए, एक होमवर्क है। व्हाट इज़ द होमवर्क? फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर? वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस आप फाइंड आउट करेंगे। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर के ऊपर पोटेंशियोमीटर क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक, उसके एडवांटेजेस आपको बताने हैं। चलें आगे। चल, इसके साथ ही आपका पोटेंशियोमीटर ख़त्म। इस चैप्टर में आपके छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स और बाकी हैं, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। AB इज़ अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर।
फटाफट क्वेश्चन में लिख रही हूँ, ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर of length 100 centimeter and its resistance is 10 ohm and its resistance is 10 ohm. It is connected in series. It is connected in series with a resistance R equal to 40 ohm. With a resistance R equal to 40 ohm. ठीक है, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया या इसको एक रेजिस्टेंस 40 ओम के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है एंड द बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस के साथ कनेक्ट किया गया है, एक रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट्स विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल internal resistance, ठीक, with negligible internal resistance. If the source of unknown EMF E is balanced by 10 centimeter length, if a source of unknown EMF is balanced across a length of balanced by 10 centimeter length of potentiometer wire, balanced by 10 centimeter length of potentiometer wire. Then find EMF of cell. Then find the value of E और EMF of the given cell. ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फटाफट इसको देखते हैं। ए बी इज़ अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, इट्स रेसिस्टेंस इज 10 ओम। ए बी क्या है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये ए बी एक वायर है ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो इट इज़ गिवन, इट इज़ 10 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ohm. Okay, it is connected in series with a resistance of 40 ohm. It is connected in series with a resistance of 40 ohm and a battery of 2 volt. एक बैटरी से कनेक्टेड है जो कि है 2 वोल्ट की, और एक रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है जो कि है 40 ओम। सीरीज में इनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस वायर को कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद 2 वोल्ट बैटरी एंड अ 40 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी उस बैटरी का कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए। ठीक है, इफ़ अ सोर्स ऑफ अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, एक अननोन ईएमएफ का सोर्स है, तो ऑफकोर्स सी बात है अननोन ईएमएफ का सोर्स हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ। अननोन ईएमएफ का सोर्स है ई। ठीक, बैलेंस बाय 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। ये ई जो है ये बैलेंस हो रहा है कहाँ पर, यहाँ। ठीक, यहाँ पर है मान लीजिए जॉकी, और ये लेंथ, ये है आपका जॉकी, और ये लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ पर ये बैलेंस हो रहा है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। इस सेल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ।
ठीक, कैसे फाइंड आउट करें? तो अब ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, या तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं कि V/R पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी V/L। ठीक, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो कितना रहा है, वो भी नहीं पता, क्योंकि 2 वोल्ट का 2 वोल्ट तो ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि कुछ तो इस 40 वोल्ट पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, हम क्या निकालें, रेसिस्टिविटी भी नहीं दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ऐसे तो आप नहीं निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। क्या दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं कि भाई इसका ईएमएफ कितना होगा, इसके वोल्टेज, इसके यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कितना होगा, इसमें से जो करंट जाएगा वो मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ। पूरे वायर का आपको रेसिस्टेंस पता है, और पूरे वायर के रेसिस्टेंस से आप पर्टिकुलर लेंथ का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर करंट इन प्राइमरी सर्किट या करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर एक ही बात है। ठीक, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कितना जाएगा, तो हमें पता है पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कितना जाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल यानी 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 40 ओम तो ये, और 10 ओम ये किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का। रियोस्टेट कोई लगा नहीं हुआ इसलिए उसका नहीं होगा, यानी 40 प्लस 10 कहाँ से निकाला, ये यही वाला फॉर्मूला है, R/E/R प्लस रेसिस्टेंस ऑफ वायर प्लस जो हमने रेसिस्टेंस लगाया था रियोस्टेट के थ्रू। यहाँ रियोस्टेट तो नहीं है पर उसकी जगह पर एक 40 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक, तो फिर यहाँ पर अब ये वैल्यू फाइंड आउट करो तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/50 एम्पियर। ठीक, करंट की वैल्यू क्या आ गई, 1/50 एम्पियर। नाउ 100 सेंटीमीटर ऑफ वायर, 100 सेंटीमीटर वायर का हैज़ रेसिस्टेंस, या इसको सिंपली हम लिख लेते हैं कैसे कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ, हाँ बोलो बेटा, अरे हाँ 2/50 यानी 1/25 सही है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/25 एम्पियर। ठीक, तो अब यहाँ से रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालें, तो उसकी बात कैसे हम कर रहे हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर लेंथ है, उसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, ये आपको गिवन है भाई 100 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर है और उसकी लेंथ क्या है 10 ओम। ठीक, और इस 100 सेंटीमीटर वायर की रेसिस्टेंस अगर 10 ओम है तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 10/100, और हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक, समझ में आ रही है बात। पर इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, इसी चीज़ को लिख रहे हैं, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर विल बी 10/100 यानी 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक, ये इसकी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर के वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर के वायर का रेसिस्टेंस है 0.1 ओम, तो 10 सेंटीमीटर के लेंथ का कितना होगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक, तो लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन मिटा देते हैं, अब सोल्यूशन आगे करते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन तो सारा बोर्ड में रहता है। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो रेसिस्टेंस
पर यूनिट लेंथ कितना आया इसका 0.1 ओम, तो रेसिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर वायर, 10 सेंटीमीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 1 ओम। ठीक, इतना आ गया उसका रेसिस्टेंस। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर वायर का रेसिस्टेंस आ गया आपके पास 1 ओम। और नाउ अब इसके यहाँ से यहाँ तक करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है I यानी 1/25। I इंटू आर जो यहाँ पर होगा वही तो इस E को बैलेंस करेगा, होगा ना। तो E किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस अक्रॉस AJ, यही होगा। ठीक है भाई, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कितना होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, और करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 1/25, रेसिस्टेंस है आपका 1 ओम, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आएगी, अरे 10 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, इट इज़ बैलेंसिंग एट 40 सेंटीमीटर। ये करेक्ट करें बच्चों, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी बदल जाएगा, नहीं पर यूनिट लेंथ नहीं बदलेगा, रेसिस्टेंस यहाँ बदल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 40, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल कम आउट टू बी 4 ओम। वापस देखते हैं, एक्चुअल में हमें जो लेंथ दे रखी थी, शायद आपको क्वेश्चन में मैंने 10 सेंटीमीटर लिखवाया है, उसको भी करेक्ट कर लेना। 10 सेंटीमीटर करोगे तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, और अपन ने 10 सेंटीमीटर ही लिखा था आई सपोज, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको 1 ही कर, और ये आपका 10 ही था। ठीक है, वापस सुनो, एक बार वापस सुनो। देखो क्या था, आपको दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ पर ये सेल बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर एक्चुअल में मुझे क्या डाउट था कि मैंने जो क्वेश्चन रीड किया था उसमें ये 40 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो अब अपन ने 10 सेंटीमीटर लिखा है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पर ये सेल E बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया। लेंथ थी उसकी, टोटल लेंथ थी, टोटल रेसिस्टेंस था 10 ओम, और टोटल करंट, टोटल लेंथ थी उसकी 100 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर होगा उसका रेसिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो 0.1 इंटू 10। ठीक, सिमिलरली तो हमें पता है कि E किससे बैलेंस हो रहा है, I इंटू आर से बैलेंस हो रहा है। ठीक, क्योंकि R के, अब यहाँ R कौन सा है, ये A और J के अक्रॉस जो A और J पॉइंट के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो है R। ठीक, तो E कितना आ जाएगा, करंट है 1/25, रेसिस्टेंस है आपका 1 ओम, तो EMF विल बी 1/25 इज 0.04 वोल्ट। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.04 वोल्ट। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जिनको नहीं क्लियर हो आप फिर पूछ लेना बच्चों। है किसी को डाउट, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो आई होप सभी को क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कराना था बस, बट आपके पास शायद टाइम कम है, मैं क्वेश्चन लिखूंगी इतने में चला जाएगा टाइम, बट फिर भी आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है।